जो नेक्स्ट लेंगे इसका वो इंपॉर्टेंट है और शानदार है। उसमें पहले आप चित्र को समझना, बाकी काम आसान है, बाकी काम में दिक्कत नहीं है। वही वृत्ताकार कुंडली है ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की जा चुकी है। अब देखो सब कहां कर रहे हैं, केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर, ये सब इसका चित्र महत्वपूर्ण है ना, बाकी काम इतना कठिन नहीं है ना, केवल पहले चित्र पर आप फोकस होंगे। मैं कलर वलर उसी हिसाब से मैनेज करता हूं है ना। अब ये वाला देखो, मैं आपको शुरू से समझा दूं थोड़ा सा, नहीं तो फिर लय नहीं टूटनी चाहिए अपनी। अपन अभी एप्लीकेशन 1 पे ही चल रहे हैं। देखो ये अनुप्रयोग 1 ही है, इसके 2 पार्ट कर दिए अपन ने। एक कुंडली के केंद्र पर, इस कुंडली के केंद्र पर के 2 मेथड बता दिए मैंने है ना, जो आपके सामने है इससे। अब अभी अनुप्रयोग 1 ही चल रहा है, लेकिन अब केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, अब जो मैं चित्र बना रहा हूं, कुंडली वृत्ताकार है, वही आई उसकी त्रिज्या है, वही धारा वही आर उसकी त्रिज्या है, वही धारा आई है, सब कुछ वही है। लेकिन अब बिंदु केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर है। अब उस अक्ष को मैं बोर्ड पे दिखाऊं तो मैं इस बार वृत्ताकार कुंडली बोर्ड के तल के लंबवत बनाऊंगा। तो आप वृत्ताकार कुंडली और उसमें बहने वाली धारा को मैं जैसे दिखा रहा हूं वैसे ही देखिएगा। ये वृत्ताकार कुंडली ऐसे ही दिखाऊंगा और धारा भी ऐसे दिखाऊंगा। ये कुंडली आधी बोर्ड के सामने जाएगी और आधी बोर्ड के पीछे। तो सब अब थोड़ा सा विवेकपूर्ण तरीके से देखिए, चित्र अच्छा बनाने की अपन कोशिश करेंगे है ना। अब ये चित्र में अब मैं धारा दिखा दूं सब डायरेक्ट ही, क्योंकि धारा के लिए तोड़ पाते नहीं है इसमें ना। ये सब केंद्र O और ये केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, यहां से सब इस जगह पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी। ये अपन मान लेते हैं कितनी दूरी पर है साहब, x दूरी पर है ना। x दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या एज यूजुअल जैसे अपन ने ले रखी है वही कैपिटल R है, कुंडली चेंज नहीं की गई है। ये वृत्ताकार कुंडली का केंद्र है। तो सब प्रेक्षण बिंदु दिख गया आपको P। क्या उद्देश्य लिया अपन ने, अक्ष पर, मतलब केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर है ना, और केंद्र से कितनी दूरी पर, x दूरी पर। वृत्ताकार कुंडली में धारा की दिशा, ये धारा की दिशा दिखा दी सब, ये धारा I, वही धारा ले ली अपन ने, R त्रिज्या सब कुछ वही है। ठीक है। अब देखो सब बिंदु P यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए व्यास से अभिमुख का मतलब है व्यास के इस ओर और उस ओर विपरीत सिरों पर। ये देखो ये व्यास है तो इस ओर और इस ओर समान लंबाई dl के 2 अल्पांश लेते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई आज तक तो आपने एक ही अल्पांश लिया, बायो सावर्ट ने कब कह दिया 2 अल्पांश लें। आप ऐसा सोचेंगे भाई अपन बायो सावर्ट को ही फॉलो कर रहे हैं है ना। मैं बायो सावर्ट को लिखता चलूं यहीं पे पास में, ताकि आपको इससे मुखातिब कर दूंगा मैं। अल्पांश के कारण μ0.4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर है ना सर, उससे आप थोड़ा अटेंटिव रहेंगे। तो आप तो यूं कहेंगे कि भाई बायो सावर्ट ने कहा है कि ठीक है प्रेक्षण बिंदु लो ले लिया है ना, धारा जहां पर बह रही हो अल्पांश वहीं लेना। तो धारा कुंडली में बह रही थी, मैंने देखो अल्पांश कुंडली पर ही ले लिए है ना। अल्पांश को आप प्रेक्षण बिंदु से मिलाइए,
मिला दूंगा मैं, है ना। ये अल्पांश को मैंने मिला दिया किससे, प्रेक्षण बिंदु से, ये अल्पांश को मिला दिया मैंने प्रेक्षण बिंदु से, है ना। थोड़ा सा भी देखो डिफरेंस, थोड़ा सा मेरे को बीच में आप ये समय देते जाना, क्योंकि एक दो बार तो मेरे को इरेजर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये चित्र थोड़ा सा इस तरह से है ना। तो साहब जैसे जैसे अपन ने कहा वैसे वैसे अपन कर रहे हैं। ये प्रेक्षण बिंदु ले लिया, है ना, इसको थोड़ा सा इधर दिखा दो, ये ठीक है। इस दूरी को जो अल्पांश से ली उसको क्या कहना, स्मॉल आर। ये लो साहब, इसको स्मॉल आर कह देते हैं। लेकिन बात अभी भी वहीं की वहीं बाकी है कि दो अल्पांश क्यों लिए, है ना, और दो अल्पांश विपरीत सिरों पर ही क्यों लिए। तो आप देखना ध्यान से, मैं आपको सब बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये धारा यूं है ना, अब देखना ऊपर धारा बाहर की तरफ आती दिख रही है और नीचे धारा अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो विपरीत सिरों पे देखो, धारा की दिशा क्या है, अपोजिट है। ऊपर बाहर की तरफ धारा, नीचे अंदर की तरफ। और अपन जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करती है। तो इस वृत्ताकार कुंडली के हर विपरीत सिरे के कारण प्रेक्षण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न दिशा में होगा। इसीलिए मुझे एक नहीं दो अल्पांश लेने पड़े, वरना मैं एक ही ले लेता, कोई दिक्कत थोड़ी थी। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि वृत्ताकार कुंडली में कहीं भी दो सिरे लोगे, यूं ले लो आप, ये देखो यूं लोगे तो एक में धारा ऊपर, जैसे यूं लोगे आप तो एक में धारा ऊपर जाते हो, एक में नीचे होते हैं। अब इन दोनों के कारण प्रेक्षण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा पर निर्भर करता है। तो स्वाभाविक चुंबकीय क्षेत्र जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आप ले रहे हो, स्वाभाविक है वो धारा की दिशा से प्रभावित होगा। इसलिए आपको व्यास से अभिमुख यानी विपरीत दिशा में दो अल्पांश लेना जरूरी था, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि विपरीत सिरों पर ही धारा की दिशा भिन्न भिन्न है, यानी अपोजिट है ना। उनका क्या इंपैक्ट आएगा भी दिख जाएगा। चलो सब, अब ये तो अल्पांश बोर्ड के तल के लंबवत है ना सब। तो अपन ने बोर्ड के तल के लंबवत कुंडली बनाई है, तो ये उंगली तो अल्पांश, ये आपका बिंदु P, तो ये आपने मिला दिया, ये R। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से दिखा दें, मेरे को अब हाथ थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, है ना। ये धारा, ये P, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हुआ, हथेली के तल के लंबवत। हथेली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, R को। तो ये साहब इस R के ठीक 90 डिग्री पर, ये ठीक 90 डिग्री पर आप इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बता दो dP। क्लियर। चलो सब, अब नीचे वाले को देखो ध्यान से, एक बार और चेक करने का मिल रहा है मौका। ये ऊपर वाला ले लेता, अब नीचे वाला अल्पांश, धारा की दिशा अंदर, ये रहा बिंदु P, ये हाथ स्मॉल r, हाथ स्मॉल r। अब चुंबकीय क्षेत्र बताओ, हथेली के तल के लंबवत, यानी स्मॉल r से 90 डिग्री पर, स्मॉल r से 90 डिग्री पर। दोनों अल्पांश की लंबाई समान है, दोनों में धारा समान है, दोनों से प्रेक्षण बिंदु P की दूरी समान है, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी समान होगा, जो दिखा दिया मैंने, है ना। कितना होगा, बायो सावर्ट से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सब स्मॉल r की जगह तो स्मॉल r है, इससे ही वृत्त है, तो वृत्त में थीटा बराबर क्या होता है, सदैव 90 डिग्री। दिखेगा ही नहीं आपको, मैं दिखाता हूं। ये अल्पांश और ये बिंदु P को मिलाने वाली रेखा स्मॉल r, काला पेन स्मॉल r और उंगली अल्पांश, इन दोनों के बीच कोण देखो हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों के बीच ये एंगल 90 रहेगा, इस जगह का एंगल 90 डिग्री रहेगा। ये चाहे मैं पेन को यूं करूं चाहे यूं करूं, आपको फिंगर, यानी फिंगर अल्पांश का काम कर रही है और पेन डी आर का, इन दोनों के बीच का कोण 90 रहेगा।
जिसे मैं चित्र में दिखा नहीं सकता, है ना। तो आपसे मैंने कह दिया वृत्ताकार में हमेशा थीटा बाय में। तो सब बायो सावर्त लगा दो। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB μ0 I अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर dl। साइन थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री आपको समझा ही दिया। ये सब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक बार मैं दिशा और समझा देता हूं आपको, ध्यान से, है ना, कोशिश करिएगा। ये ऊपर कुंडली यूं आ रही है, बोर्ड के तल के लंबवत बनाई ना, तो ये ऊपर वाला अल्पांश, धारा की दिशा आपको दिखेगी बाहर। ये आर है, काला पेन है ना, जो पी की तरफ जा रहा है। अब मैं पेन हटाता हूं, हथेली आर है, स्मॉल आर। ये देखो धारा इधर, हथेली स्मॉल आर है, तो हथेली से 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये देखो स्मॉल आर से 90 डिग्री पर, है ना। नीचे देखो आप, अब जब ऊपर से धारा यूं आई तो नीचे से धारा यूं जाएगी अंदर, है ना। तो ये धारा अंदर, अंगूठा अंदर कर दिया, बिंदु पी ये रहा। अब ये बिंदु पी, तो हाथ इस समय स्मॉल आर का काम कर रहा है और पेन हथेली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। यानी ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है साहब, ये आपने समीकरण 1 से निकाल कर दिखाई दिया कि साहब अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर इतना है। अब आप कहेंगे कि हमने कितने अल्पांश लिए थे, 2 लिए थे, ये है ना। दोनों अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान तो समान है, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है। जब दिशा भिन्न भिन्न है तो स्वाभाविक है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए आप अल्पांश के चुंबकीय क्षेत्र के कारण या अल्पांश के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दिशा में घटक लेंगे। एक तो क्षैतिज दिशा में यानी ओपी की दिशा में, और एक ऊर्ध्वाधर। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए डीबी के वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज घटक लेते हैं। अब पहले कोण डिसाइड करें। कोण भी मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा हर चीज। देखो सर, अगर मैं इसको अल्फा कहता हूं तो डेफिनेटली सिमेट्री के कारण नीचे वाला भी कोण अल्फा ही कहलाएगा, है ना। पेन चेंज करने पड़ रहे हैं साहब, लगातार जरूरत है ना। अब ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये वाला 90 में से 90 माइनस अल्फा घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा। और इसी प्रकार ये भी क्या आएगा, अल्फा। आप ज्योमेट्री से इसको देख लीजिएगा। अब डीबी का, ऊपर वाला डीबी का ऊर्ध्व घटक डीबी कोस अल्फा, और क्षैतिज दिशा में घटक डीबी साइन अल्फा। ठीक है सब, है ना। देखते जाओ अभी आप आराम से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरा, नीचे वाले अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र डीबी, इसका ये वर्टिकल घटक लो, ये हो गया डीबी कॉस अल्फा, और क्षैतिज दिशा में घटक लो, ये हो गया डीबी साइन अल्फा। अब आप क्या देख रहे हो, सिंपली आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको सब चीजें दिखाता हूं। ऊर्ध्व घटक वर्टिकल कंपोनेंट डीबी कोस अल्फा बराबर व विपरीत दिशा में है, और जब सदिश राशि बराबर व विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी शून्य होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो ऊर्ध्व घटक डीबी कोस अल्फा समान किंतु विपरीत दिशा में है, ये परस्पर एक दूसरे को निरस्त करेंगे, है ना। अब ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे, लेकिन अगर आप इस क्षैतिज घटक देखें, क्षैतिज घटक डीबी साइन अल्फा उसका भी ओपी की दिशा में ही है, ये ओपी की दिशा में, है ना। और नीचे वाले का भी ओपी की दिशा में ही है, ये देखो आप,
ये घटक तो जुड़ेंगे, इसलिए दो अल्पांशों के कारण, कुल दो अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB sin अल्फा प्लस dB sin अल्फा 2 dB sin अल्फा। 4 अल्पांश लूंगा तो 4 dB sin अल्फा, 10 लूंगा तो 10 dB sin अल्फा। अब देखो ध्यान से सुनना, अतः संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए, यानी अब ध्यान से समझना मेरी बात, 2 अल्पांश लेता तो 2 dB sin अल्फा, 4 लेता तो 4 dB sin अल्फा, 50 लेता तो 50 dB sin अल्फा। अब जाने कितने होंगे, ये अल्पांशों की संख्या गिनने योग्य थोड़ी है, तो क्या करें, dB sin अल्फा का समाकलन कर दें। ये संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। dB का मान तो रखें आप समीकरण 1 से, और साइन अल्फा का मान रखें आप चित्र से। ये देखो आप, ये 90 डिग्री, ये अल्फा, साइन अल्फा चित्र से मिल जाएगा। तो सब चित्र से साइन अल्फा लेने, dB तो पढ़ाइए है ना, चित्र से साइन अल्फा, लंब मतलब कैपिटल R है ना, अपॉन कर्ण यानी स्मॉल r। dB का मान 1 से, dB समीकरण 1 से, बस रख दें और फिर एक स्टेप लिख के अगले पेज पे चल जाते हैं। वापस ये आना रहेगा अपने को बार बार। B इज इक्वल टू समाकलन, dB का मान कितना रखना है, μ0 I अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर dl। ये तो रख दिया अपन ने dB का मान। साइन अल्फा का रखो, साइन अल्फा का मान, एक मिनट, साइन अल्फा का मान ये रख दिया सब, क्लियर। अब देखो μ0 I कैपिटल R, ये बाहर आ गया। नीचे देखें अपन 4 पाई स्मॉल r क्यूब, ये बाहर आ गया। तो मैं एक बार उधर लिख दूं, फिर पन्ना पलट के यही आऊंगा ना। ये देखो B इज इक्वल टू, समाकलन से बाहर क्या क्या आ रहा है वो देख रहे हैं अपन, μ0 I कैपिटल R। ये तो मुझे ऊपर दिख रहा है, अभी टैली कर लेंगे। और ये आ गया सब 4 पाई स्मॉल r क्यूब समाकलन dl। देख लेता हूं, कोई रुचि रहनी नहीं चाहिए है ना। 4 पाई μ0 I R, ध्यान रखना, आप भी 4 पाई r क्यूब है ना, dl अंदर चला गया, तो μ0 I R 4 पाई r क्यूब, dl अंदर चला गया। अब dl जो कहां पे ले रखे आपने, परिधि पर। सभी अल्पांशों को जोड़ोगे तो वृत्त बनेगा, और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो उस वृत्त की कुल लंबाई कितनी होगी, 2 पाई r है ना सर। अभी पिछले में भी लिखा था। तो क्योंकि परिधि पर लिए गए सभी अल्पांशों का योग करें, तो ये सभी अल्पांशों का योग वृत्त की कुल लंबाई के बराबर आएगा। वृत्त r त्रिज्या का है, तो स्वाभाविक है कुल लंबाई कितनी होगी वृत्त की, 2 पाई r। लिख दिया, सब सिंपल है ना। इसलिए B इज इक्वल टू μ0 I R अपॉन 4 पाई r क्यूब इंटू 2 पाई कैपिटल R। ये 2 पाई से ये 2 बार कट गया, यानी B इज इक्वल टू μ0 I R स्क्वायर अपॉन 2 R क्यूब। अब यहां पे सब देखो, हमने जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पिछले लेक्चर में लगभग लास्ट में आपको बताई, वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र
केंद्र से गुजरने वाली अक्ष की दिशा में होता है। एक कुंडली के कारण इधर ही रहा, 2 के कारण वही अक्ष की दिशा में रहा दुगना, 3 के कारण वही अक्ष की दिशा में तिगुना। यदि n फेरे होंगे तो n गुना, है ना। यदि कुंडली में n फेरे हों तो कितना हो जाएगा साहब, n गुना कर दो, मतलब μ0 ni कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इसको साहब समीकरण नंबर कौन सा देना चाहिए, तो मेरा ख्याल है 2 देना चाहिए, 1 आया उधर अभी तक तो, है ना। ठीक है साहब, इधर 1 की इक्वेशन आई है तो उधर 2। अब आगे साहब वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। अब आप कहेंगे साहब x तो इसमें आया ही नहीं, है ना, x इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है, वरना चुंबकीय क्षेत्र वगैरह सब निकल गया, सारी कैलकुलेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, कुंडली के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, अब मैंने आपसे कह दिया केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो आप कहेंगे कि इस फॉर्मूले में तो केंद्र से दूरी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा साहब, स्मॉल r को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैपिटल R में, सॉरी x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्मॉल r स्टैंडर्ड थोड़ी है, आपको कौन ये दूरी देगा न्यूमेरिकल में, आपको देने वाला या तो त्रिज्या देगा या केंद्र से दूरी देगा। त्रिज्या आपकी लंब बनी बैठी है, ये आपका आधार बना बैठा है, और फॉर्मूले में आ रहा है ये, तो ये तो कोई देने वाला ही नहीं आपको, स्मॉल r कोई क्यों देगा भाई। तो इसको लुप्त करो, इसको हटाओ। तो त्रिभुज कौन सा, ये कर्ण है स्मॉल r, ये लंब और आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से स्मॉल r को लुप्त कर दो फॉर्मूले में, स्मॉल r में इधर से दिखाई दो, है ना। तो सब सीधा सीधा पाइथागोरस से, है ना, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है। अब रख दो सब 2 में, समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से ये आ गया साहब b = μ0 ni कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 की जगह ये 2 रख दिया, R क्यूब, ये सब x स्क्वायर 1/2 है, उसका क्यूब करो, 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। ये लो साहब, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है। बिल्कुल क्लियर है ना। तो सब वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र खत्म है, बिल्कुल क्लोज है ना, बिल्कुल सिंपल। एप्लीकेशन 1 पूरी हो चुकी है। अब देखो सबसे पहले, क्योंकि ग्राफ बनाना फिजिक्स में एक इम्प्रेशन देता है, जैसे एकेडमिक वाले अगर बच्चे हैं वो इतना कर आएंगे तो भी नंबर तो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इस बात से वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि ग्राफ बनाने से बात और अच्छी तरीके से या इफेक्टिव हो जाती है। तो साहब चुंबकीय क्षेत्र व दूरी के मध्य ग्राफ बनाता हूं मैं, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र और केंद्र से दूरी के मध्य, तो केंद्र से दूरी x की फॉर्म में ले रखी है अपन ने, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो थोड़ा सा फॉर्मूले की खूबियां देखो, इसमें ग्राफ दोनों तरफ बनेगा। जैसे मान लो x बराबर, यहां दिखा देता हूं मैं, x = आप +2 रखो तो भी x² 4 ही आएगा, और x = -2 रखो तो भी x² 4 ही रहेगा। चाहे x की वैल्यू आप कुछ भी रखें, x² ऑलवेज = 4। तो इसका मतलब ये यूं कह रहा है, x² फॉर्मूले में आ गया ना, तो फॉर्मूले में x² का होना ये बताता है कि
केंद्र से कुंडली के दोनों ओर, जैसे अभी अपन ने तो जो प्रेक्षण बिंदु लिया था ये सामने ही ले लिया था, है ना साहब, सामने की तरफ ले लिया था। अगर मान लो कोई आपसे यूं कहता पीछे बिंदु ले लेते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। x दूरी पर पीछे की तरफ भी लेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र वही आएगा, अलग नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में x² है। तो आप सामने की तरफ बिंदु लें चाहे पीछे की तरफ बिंदु लें, कुंडली के केंद्र से समान दूरी पर दोनों तरफ सामने और पीछे प्रभाव बिल्कुल समान होता है ना? तो अब आप समझिए होंगे। अब अगली बात, x डिनोमिनेटर यानी बटे में आ रहा है, तो x बढ़ेगा तो b तेजी से घटेगा, चाहे आप कुंडली के वृत्ताकार कुंडली के सामने की तरफ जाएं चाहे आप पीछे की तरफ जाएं। तो सब देखो, ये इधर जाएंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र तेजी से घटेगा और इधर जाएंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र तेजी से घटेगा, दोनों तरफ। यानी केंद्र पर चुंबकीय से सबसे ज्यादा होगा कुंडली के केंद्र, वो अभी सिद्ध भी कर देंगे, और केंद्र से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से कमी होगी, चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से कम। न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आप अभी आप थोड़ा सा बस एप्लीकेशन को निपटा दो, एप्लीकेशन निपटाने के बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल भले एक एपिसोड लगे 2 लगे, वहां से आपको मैं चुंबक में स्पीड पकड़ा दूंगा। अभी भी कोई कमी आपके सामने नहीं की जा रही, हर चीज बारीक से बारीक बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है साहब। चलो सब ये हो गया। अब देखो ये ग्राफ बन गया, आपका काम यही खत्म हो गया। लेकिन अब एक विशेष चीज है, वह विशेष चीज का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपसे कोई पूछे। अगर आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो आप इस विशेष स्थिति का इस्तेमाल मत करिएगा, है ना। अब मैं बताता हूं आपको, तो इसके साथ एक ग्राफ बना देना है, केंद्र पर सबसे ज्यादा, दोनों तरफ इंपैक्ट सेम रहेगा, इससे देखो आगे भी और पीछे भी। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं ध्यान से, x बराबर +r/2 और x इज इक्वल टू -r/2 के संगत बिंदु P और Q, ऐसे दो बिंदु इस ग्राफ पर मिलते हैं जहां पर घुमाव शून्य होता है। घुमाव शून्य होता है मतलब वक्रता 0 होती है। और जगह ग्राफ घुमाव रखता है, इसके ऊपर ग्राफ में घुमाव है और इसके नीचे भी ग्राफ में घुमाव है। भाई इसके नीचे और इसके ऊपर दोनों तरफ घुमाव है, ऐसे ही इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों तरफ घुमाव है, पर इस जगह आपको सीधी रेखा दिखेगी, है ना, इस जगह आपको सीधी रेखा दिखेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र व केंद्र से दूरी के मध्य खींचे गए ग्राफ में x बराबर ±r/2 ±r/2 पर ऐसे दो बिंदु पाए गए हैं या ऐसे दो बिंदु पाए जाते हैं जहां पर ग्राफ की वक्रता यानी घुमाव शून्य होता है। इन बिंदुओं के संगत चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन नियत हो जाता है। इसलिए बिंदु P और बिंदु Q को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो ये भी नति परिवर्तन बिंदु है और ये वाला भी नति परिवर्तन बिंदु, PB और QB। तो स्वाभाविक है ये पूछें तो बताएंगे, अन्यथा फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे मैंने सिंपल ग्राफ बना के दिया था वहीं रोक देंगे। अब कोई स्पेशली पूछ ले आपसे कि नति परिवर्तन बिंदु किससे कहते, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं आपके सामने। अब देखो, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कंप्लीट टॉपिक हो चुका। अब इसमें छोटी छोटी बातें अपन देख लेते हैं। दो इस फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला जब आ जाता है ना, तो फॉर्मूला आता है तो उससे आप उसका ऑपरेशन करो, टॉपिक अपना खत्म कर दो। पहले मैंने जो टॉपिक खत्म, अब ऑपरेशन करो, फालतू बातें करने में क्या बुराई है आपको। तो करते हैं, सब ऑपरेशन करते हैं इस फॉर्मूले का, है ना साहब।
तो सबसे पहले, क्योंकि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अपन पहले से निकाल ही चुके, देखा इस फॉर्मूले से निकलता है क्या, तो सब फॉर्मूला लिख दूं, नहीं तो फिर वापस उधर जाना पड़ेगा अपने को बार बार। इसमें फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिख देता हूं, बी बराबर μ0 NI r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। इसको नंबर तो अपन ने कौन सा दे रखा है भाई, नंबर तो वही बोलना पड़ेगा ना मेरे को बार बार, नंबर 3 दे रखा है ना, तो इसको नंबर अपन ने 3 दे रखा है। तो समीकरण 3 से तो आप समझ जाना, ये मैंने उठा के रख ली वहां से, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, क्योंकि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अपन निकाल चुके हैं। केंद्र पर कितना निकाला था अपन ने, μ0 NI अपॉन 2r। अक्ष पर ये रहा आपके सामने, है ना, अक्ष वाला फॉर्मूला ही लिख ही रहा है। अब देखो उसी से केंद्र पर निकल सकता है ना। देखो दोनों में सिस्टमेटिक लिख दूं, सेंटर और अक्ष, है ना, थोड़ा सा, ताकि क्या है बिल्कुल क्लियर है। ये तो अक्ष है ना, और ये केंद्र, ये देखो छोटा लिख दिया, पर अब बात जम गई ना। चलो, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने जा रहे हो तो आपने दूरी कहां से ले रखी है, x, केंद्र से ले रखी है। दूरी x केंद्र से ले रखी है और आप केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाह रहे हो तो x को क्या कर दो, न्यूनतम, मतलब 0। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए 3 में, समीकरण 3 में x मिनिमम, और x मिनिमम कितना हो गया, 0। केंद्र पर आ गया, आप केंद्र से दूरी ली तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र x के लिए 0 रखना पड़ेगा। अब x मिनिमम हो गया तो b सेंटर, और दूसरी बात b मैक्सिमम, क्योंकि बटे वाली राशि न्यूनतम हो चुकी, ये न्यूनतम हो चुका तो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होना चाहिए। तो केंद्र पर, है ना, कितना, μ0 NI r² अपॉन 2 r² प्लस 0 होल पावर 3/2, यानी μ0 NI r², 2 या r² की पावर 3/2, तो कितना हुआ r³, यानी μ0 NI, ये समझिए ना आप। अब ये कितना रह गया, अपॉन 2r। तो साहब एक बात ये सिद्ध होगी कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, क्लियर। एक और बात सिद्ध होगी कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान कहां होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा मान उस कुंडली के केंद्र पर होता है साहब। तो एक बात जो विशेष, भाई ठीक है, केंद्र पर इतना होता है वो तो टैली हो ही गया, क्या वास्तव में अक्ष वाले फॉर्मूले से केंद्र पर चुंबकीय, लेकिन एक चीज और क्लियर होगी कि सब चुंबकीय क्षेत्र का, वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सबसे अधिक मान कहां होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, आप जवाब देना केंद्र पर। क्या केंद्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र कहीं हो सकता है, नेवर, क्योंकि उसके लिए x मिनिमम कर दिया तभी तो b क्या हो गया, मैक्सिमम। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें धारा बह रही है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का सबसे अधिक मान उसके केंद्र पर होता है, सबसे अधिक मान उसके केंद्र पर, उससे ज्यादा कहीं। एक छोटी सी बात और बता के फिर खत्म करता हूं। एक बात, यदि r मच लेस देन x, बहुत लघु कुंडली है, त्रिज्या बहुत कम है ना, तो x² की तुलना में r² को अवॉइड कर दें। अब देखो सीधा सा ले रहा हूं, कोई इसमें ज्यादा गुलना मिलना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर कुंडली बहुत छोटी होती है, r बहुत छोटा है, कुंडली r कुंडली की त्रिज्या है, अगर वृत्ताकार कुंडली बहुत छोटी त्रिज्या की हो तो x² की तुलना में r² को लगभग 0 मान लेते हैं। अब देखो 3 से
3 से। लघु कुंडली के लिए बी म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इस आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर ही दिया अपन ने, प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। सोल्व करता हूं ध्यान से, है ना, छोटा सा है बस, एंड कर रहे इसको, है ना। म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन, बटे में बचा आपका 2x³, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, 2 पाई से गुणा कर रहा हूं और 2 पाई का भाग देता हूं, है ना। तो इसमें अपन 2 पाई का गुणा करते हैं और 2 पाई का भाग करते हैं। तो देखो ध्यान से, ऐसा जब किया मैंने, अब इसको जमा देता हूं मैं, ठीक है। ऊपर भी देखना आप ध्यान से, एन ये एन है ना, आई ये आई, पाई ले लूं, पाई आर स्क्वायर अपॉन x³, ये 2 बाकी ऊपर वाला, है ना। ध्यान से नीचे तो मैंने 2 पाई को कंप्लीट काम में लिया, 2 पाई इंटू 2 4 पाई। ऊपर देखो मैंने 2 को अलग रख दिया, पाई को उठा लिया मैंने, म्यू 0 की जगह म्यू 0, एन की जगह एन, आई की जगह आई, और ये पाई उठाया तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है साहब, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल हुआ। देखो सर, यानी बी बराबर, इसको थोड़ा आइसोलेट कर दूं मैं व्हाइट पेन लेके, ताकि क्या है दोनों कहीं मिक्सअप ना हो, आपको ध्यान भी रहे ना, ठीक है। चलो अब आ जाओ सब, बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये देखो ये 2 लिख देता हूं अब, ये 2 है ना, एन आई और पाई आर स्क्वायर यानी ए अपॉन x³। अब सब यहां पर एन आई ए को नहीं जानते होंगे आप, यहां एन आई ए, इसको कहते हैं कैपिटल एम, मतलब चुंबकीय आघूर्ण। अब मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट का परिचय दूंगा। जैसे अपन ने स्थिर विद्युत की पढ़ी थी, है ना, स्थिर विद्युत की जब अपन ने पढ़ी थी, तो स्थिर विद्युत की में आपको यह बताया गया था द्विध्रुव में कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण P है, यहां पे लिख देता हूं, तो किसी निकाय को आप विद्युत द्विध्रुव कहना। अगर P नहीं तो वो निकाय द्विध्रुव नहीं कहलाएगा। अब आज आप यहां भी सुन लीजिए, ठीक इसी प्रकार चुंबक में किसी के पास चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है तो उसे चुंबक कहना। अगर कैपिटल एम बराबर 0 है तो उसे चुंबक मत कहना, है ना। तो सब एन आई ए, एन फेरों की संख्या, आई धारा, ए क्षेत्रफल, इसे वृत्ताकार धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण P दोनों समतुल्य राशि हैं। P किसी के द्विध्रुव होने को दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार M किसी के चुंबक होने का प्रमाण है। M है तो निकाय चुंबक है, M नहीं तो निकाय चुंबक नहीं। तो M आपको पा गया किसमें, कुंडली में, इसका मतलब कुंडली चुंबक है ना। अब सब अतः फाइनल B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x³। बस एक लाइन लिखता हूं, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। उस एक लाइन को लिखने के लिए मैं पेज चेंज नहीं करना चाहता, इससे अलग पेन से यहां दिख रहा हूं। देखो साहब, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना पढ़ाया था आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r³, है ना। अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी थी,
1/4πε की जीरो की जगह यहाँ कांस्टेंट क्या आता है, μ0/4π, वो बायो सावर्ट में ही बता दिया था मैंने। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। यहाँ P द्विध्रुव होने को दर्शाता है, विद्युत द्विध्रुव होने को दर्शाता है। यहाँ M चुंबक होने को दर्शाता है। ये बटा दूरी का क्यूब, ये भी दूरी का क्यूब ही है। X भी क्या है, दूरी है। इसका मतलब एक लघु यानी छोटा धारावाही लूप एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये सब, ये जो लूप है ये किसकी भांति व्यवहार करता है, दंड चुंबक की भांति। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी आपको दंड चुंबक चाहिए हो वहां पर आप लूप का इस्तेमाल कर लो। लूप और दंड चुंबक में कोई अंतर है ही नहीं, ये सिद्ध हो गया आपके साथ। लूप और दंड चुंबक एक, लूप में भी एन और एस बनते हैं, दंड चुंबक में भी एन और एस होते हैं। दंड चुंबक भी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है चुंबकीय बल रेखाओं से, लूप भी चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है चुंबकीय बल। एवरीथिंग सेम इन बोथ। तो ये सिद्ध हो गया कि एक धारावाही लूप जो लघु है, क्योंकि अपन ने केस लिया है ना इसमें, आर मत लेस देने, तो एक लघु धारावाही लूप एक छोटे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब दंड चुंबक अगले चैप्टर में, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र यही आएगा, फिर वहां और याद दिला दूंगा मैं कि देखो ये मेन अपने को दंड चुंबक से मिला और यही अपन ने इस चैप्टर में धारावाही लूप से निकाला। तो जो चीज दंड चुंबक से आती है या दो चीज दंड चुंबक के लिए हैं, वो आपने किससे प्राप्त कर ली, धारावाही लूप से। इसका मतलब धारावाही लूप दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता। तो बच्चों ये एक बड़ी एप्लीकेशन थी, है ना। इनसे संबंधित बातें चलती रहेंगी, हेल्महोल्ट्ज कुंडली वगैरह वगैरह, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशन और है, फिर न्यूमेरिकल लेंगे। न्यूमेरिकल में स्टे देंगे, सारी चीज समझा रहे हैं, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं ना, बेटर टू बेटर प्रयास किया जा रहा। आपको भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आती तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं रखा है मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको ये सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। थैंक यू वेरी मच।